वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तेरे इश्क पर जान कुर्बान भाग 3। करण ने अपनी गाड़ी एक बड़े से बंगले के गेट पर आकर रोकी। गाड़ी को देखते ही गार्ड ने तुरंत लोहे का बड़ा सा गेट खोला। गेट खुलते ही करण की गाड़ी दोनों ओर खूबसूरत से गार्डन से होती हुई बंगले के मुख्य दरवाजे पर आकर रुकी। करण गुस्से में गाड़ी से बाहर आया। उसके साथ ही पीछे की सीट पर बैठा उसका ड्राइवर भी तुरंत बाहर आ गया। करण ने बिना ड्राइवर की ओर देखे गाड़ी की चाबी उसकी ओर फेंकी। ड्राइवर ने चाबी कैच की और जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। करण गुस्से में अपने आलीशान घर के अंदर आया। उसका घर किसी बड़े महल की तरह लग रहा था। ड्राइंग रूम के बीचों बीच बड़े बड़े महंगे सोफे रखे हुए थे। पूरा ड्राइंग रूम महंगी पेंटिंग और एंटीक पीसों से सजा हुआ था। बड़े बड़े झूमर और वाइट कलर के पर्दों ने चर की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। घर में बहुत से नौकर यहाँ तहाँ काम में लगे हुए थे। करण बिना किसी की ओर देखे गुस्से में तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। ड्राइंग रूम में बनी सीढ़ियों से होते हुए वो ऊपर अपने कमरे में पहुंचा। करण का कमरा इस बंगले का सबसे खूबसूरत कमरा था। रूम में आते ही करण ने अपनी बंद मुट्ठी खोली और 100 के नोट को घूरने लगा। उसने गुस्से में नोट को बेड पर फेंक दिया और उसे घूरते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसके कानों में मधु की कई बातें गूंज रही थी। तभी करण के हाथ मधु के झुमके पर लगे। उसने झुमका अपनी शर्ट से निकाला और उसे घूरने लगा। उसे वो पल याद आया जब मधु उसके सीने से लगी थी। उसने गुस्से में झुमके को फेंक दिया और फिर से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। बटन खुलते ही उसने अपनी शर्ट उतार गुस्से में फेंकी तो शर्ट उसके रूम के दरवाजे पर जाकर गिरी। तभी उसकी दादी माँ सुधा ने आकर गर्ट उठाते हुए कहा, किसका गुस्सा आप इस बेजुबान शर्ट पर उतार रहे हैं बेटा? करण ने गुस्से में पलटकर कहा, समझती क्या है वो लड़की अपने आप को? मैंने उसकी जान बचाई और उसने मुझे। करण खुराना को तेवर दिखाए। आज अगर मैं नहीं होता तो वो भी नहीं होती। फिर भी उस लड़की ने मुझे सुनाया। आई विश कि मैं जिंदगी में दोबारा उस लड़की को कभी न देखूं। उस घमंडी लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहता मैं। इतना कहकर करण ने गुस्से में अपना हाथ पास रखे टेबल पर दे मारा। सुधा ने मुस्कुराते हुए करण की शर्ट बेड पर रखते हुए कहा, आज पहली बार हमने आपको किसी लड़की के बारे में बात करते देखा है बेटा। ये सुनते ही करण हैरानी से सुधा को देखने लगा। सुधा ने बहुत प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, वरना तो आप उस लड़की के बारे में भी कभी बात नहीं करते जिससे आप शादी करने जा रहे हैं और जिसे आप बचपन से जानते हैं। ये सुनकर करण बिना सुधा की ओर देखे चुपचाप टॉवल उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही सुधा ने मन ही मन दुखी होकर कहा, हम जानते हैं बेटा कि आप ये शादी सिर्फ अपने डैड की खुशी के लिए कर रहे हैं और आप इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर हम चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि हमें भी यही लगता है कि आपके लिए यही सही है। शायद रिद्धिमा से शादी करने के बाद आप अपने अतीत को भूल पाए और फिर से जिंदगी जीना सीख जाए। करण ने वॉशरूम में आकर शॉवर ऑन किया और दीवार से अपने दोनों हाथ टेककर उसके नीचे खड़ा हो गया। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद की। अपनी आंखें बंद करते ही उसे मधु की आंखें नजर आने लगी और साथ ही कुछ ऐसा भी नजर आया जिसे देखकर वो कांप उठा और उसने घबराकर अपनी आंखें खोल ली। तभी बाहर से सुधा की आवाज आई, करण बेटा, हम पाटिल से कहकर डिनर लगवा रहे हैं, आप आ रहे हैं न? जी दादी माँ, करण ने खुद को संभालते हुए कहा। इतना सुनते ही सुधा करण के रूम से चली गई। इधर मीरा ने मधु के घर से कुछ दूर अपनी गाड़ी रोकी और हैरानी से कहा, आई कांट बिलीव दिस कि उस लड़के ने घूंघट में भी तेरा चेहरा अच्छी तरह देख लिया और मेरी गैरहाजिरी में इतना कुछ हो गया। करण खुराना नाम है उस लड़के का, मधु ने गाड़ी से बाहर आते हुए कहा।
मीरा ने भी जल्दी से अपना सीट बेल्ट खोला और गाड़ी का डोर खोलकर बाहर आई। उसने मधु से पूछा, मधु, तुझे ये नाम कुछ सुना हुआ नहीं लग रहा? करण खुराना। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही करण खुराना है जिसकी पिछले हफ्ते सारे न्यूज़पेपर में फोटो आई थी, जिसे पिछले हफ्ते ही न्यूयॉर्क में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिली थी। ओ तेरी, तभी मैं सोचूं कि ये नाम मैंने कहीं तो सुना है। इतना कहकर मीरा गाड़ी से सामान निकालने लगी। मधु गाड़ी से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, वैसे उज्जैन में मैं उसे नहीं पहचानी थी, पर जैसे ही उसने मुझे अपना नाम बताया मुझे याद आ गया। मीरा ने अपनी गाड़ी से सामान निकाला और मधु को देते हुए बोली, ये ले तेरे बर्थडे गिफ्ट्स, इसमें तेरी जरूरत का सारा सामान है। मधु ने मीरा को घूरते हुए कहा, तुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो गया है? मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु को साइड से हग करते हुए बहुत प्यार से कहा, साल में सिर्फ एक यही दिन तो होता है जब मैं तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाए बगैर तेरे लिए कुछ कर पाती हूँ, वरना पूरे साल तो तू मेरे पैसों से 10 रुपए के गोलगप्पे भी नहीं खाती है। मैं साल भर तेरी बात मानती है तो क्या तू सिर्फ एक दिन मेरी बात नहीं मान सकती? और मेरे बर्थडे पर जब तू मुझे गिफ्ट्स देती है तो मैं तो कोई ड्रामा नहीं करती। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वही सालों पुराना घिसा पिटा डायलॉग, तभी तो कुछ नया बोला कर। इतना सुनते ही मीरा ने मधु के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, तू भी तो हर साल यही ड्रामा करती है। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा को गले लगा लिया। मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मीरा को बहुत जोर से पकड़कर कहा, थैंक यू मीरा, तू मेरा सबसे बड़ा सहारा है और मेरा हौसला भी। अगर तू नहीं होती तो शायद मैं बहुत पहले टूटकर बिखर गई होती। थैंक यू मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए। मीरा ने रोते हुए मधु के आंसू पोंछकर कहा, सहारा तो तू है मेरा। अगर तू नहीं होती तो मैं सबके होते हुए भी एकदम अकेली होती। कहने को मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। मेरे पास दौलत तो है पर माँ बाप का प्यार नहीं है, क्योंकि उनके पास मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। पैसा कमाने और एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में वो अपनी एकलौती औलाद को ही भूल गए हैं। तेरी दोस्ती मेरे लिए मेरे सारे रिश्तों से बढ़कर है मधु, इसलिए प्लीज अब ये रोना बंद कर और मुझे भी मत रुला, समझी? मधु रोते रोते मुस्कुराने लगी और मीरा भी। मीरा ने अपनी गाड़ी से और बैग निकाले और गाड़ी लॉक करते हुए बोली, अच्छा सुन, नोट्स मिलते ही मैं रतन के हाथ तुझे भिजवा दूंगी, तू आराम से पढ़ाई कर लेना। और हाँ, तेरी सेमेस्टर फीस मैंने भर दी है। तुझे स्कॉलरशिप मिल जाए तो मुझे ब्याज सहित लौटा देना। मधु मुस्कुराने लगी, अब चल मैं ये सामान तेरे घर रख देती हूँ। इतना कहकर मीरा आगे चल दी और मधु भी बैग हाथ में लिए मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलने लगी। सड़क से गली के अंदर आते ही कुछ दूर चलने पर दोनों मधु के घर पहुंची। मधु का घर बहुत छोटा सा था। दरवाजा खुला था इसलिए दरवाजे पर नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों सीधे घर के अंदर आ गई। अंदर आते ही मधु की नज़र अपने पापा मोहन पर पड़ी, जो व्हीलचेयर पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मधु ने अपने हाथ में लिए हुए सारे बैग्स दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर रखे। उसने अपने पापा के पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर उनसे पूछा, पापा आपने दवाई ली? मोहन ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। ये सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मीरा भी मुस्कुराने लगी। मोहन ने फिर से कहा, बेटा सुबह मेरे जागने से पहले ही तू अपने काम के लिए चली गई थी, इसलिए तुझे जन्मदिन की बधाई देने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं पापा, आपने मुझे विश किया, मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू, मधु ने उनके घुटनों पर हाथ रखकर कहा। मोहन मुस्कुराने लगे और उन्होंने मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा खड़ी क्यों है बेटा, आओ बैठो।
मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे अब चलना चाहिए, मैं बस मधु को छोड़ने आई थी। नहीं बेटा, चाय पी कर जाओ। इतना कहकर मोहन ने मधु से कहा, मधु जा बेटा, मीरा के लिए चाय तो बना लो। मधु उठकर किचन की ओर जाने ही लगी थी कि मीरा ने उसकी बांह पकड़कर मोहन से कहा, अंकल, हम दोनों ने आज इतना खा लिया है कि अब मेरे तो क्या मधु के पेट में भी एक कप चाय की जगह नहीं होगी, इसलिए आज की चाय में फिर किसी दिन पी लूंगी। मोहन मुस्कुराने लगे। मीरा ने मधु का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, चल, ये सामान तेरे कमरे में रख देती हूँ। दोनों सारे बैग्स लिए मधु के कमरे में आई। अंदर आते ही मीरा ने मधु के रूम का दरवाजा बंद किया और सामान में से एक पैकेट उठाकर मधु को देते हुए कहा, इसे खोल। मधु ने मीरा की ओर देखते हुए पैकेट खोला। पैकेट में एक ब्लैक कलर की खूबसूरत सी ड्रेस थी। मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने ड्रेस उठाए और मधु का हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने लेकर आई। उसने वो ड्रेस मधु पर लगाते हुए पूछा, कैसी लगी? ओह, तो तू गाड़ी पार्क करने नहीं ये लेने गई थी? मधु ने आईने में खुद को देखते हुए पूछा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर गाउन है, पर मैंने इसे पहनकर कहाँ जाना? मीरा ने मधु के हाथ से गाउन लेकर उसकी घड़ी बनाकर बैग पर रखते हुए कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा, फिलहाल मैं चलती हूँ। मीरा ने मधु को फिर से गले लगाया और कहा, बाय बाय। मधु के इतना कहते ही मीरा ने दरवाजा खोला और भागती हुई चली गई। मधु उसे जाते देखकर मुस्कुराने लगी। उसने मीरा का गिफ्ट किया हुआ गाउन अलमारी में रखा और बेड पर बैठकर बाकी चीजें देखने लगी। तभी आरती ने आकर कहा, अगर जन्मदिन का जश्न पूरा हो गया हो तो खाना बनाने का एहसान कर दे, तेरे पापा की दवाई का टाइम हो गया। जी, मधु ने बेड से उठकर कहा और चुपचाप सिर झुकाए किचन की ओर चली गई। उसके जाते ही आरती ने बैग पर रखे उसके सारे गिफ्ट देखे। इतना कुछ देखकर आरती को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में किचन में आई। मधु मटर छिल रही थी। आरती को गुस्से में देखते ही मधु के हाथ रुक गए। आरती ने गुस्से में पूछा, अपनी सारी सैलरी अपने जन्मदिन की खुशी में ही खत्म कर दी या हमारे बारे में भी कुछ सोचा था? मधु ने सिर झुकाकर कहा, ये सब मीरा ने गिफ्ट किया है, मैंने कुछ नहीं खरीदा। आरती ने गुस्से में मधु के पास आकर कहा, फिर क्या अपनी तनख्वाह बिना मांगे नहीं देगी? तनख्वाह का नाम सुनते ही मधु घबरा गई और नजरें झुकाकर जमीन पर इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? ये सोच रही है कि तनख्वाह से तो जन्मदिन मना लिया, तो अब सामने खड़ी औरत से क्या झूठ बोलूं, है ना? आरती ने मधु को गुस्से में देखते हुए पूछा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वो मीरा मुझे लेने आ गई थी तो मैं दादी माँ से सैलरी लेना भूल गई, मधु ने डरते हुए कहा। आरती ने मधु को घूरते हुए कहा, तो इस घर और घर के लोगों को भी भूल जाती। इस दुनिया में आकर तूने सिर्फ लोगों को तकलीफ ही तो दी है, किसी को आज तक कोई खुशी तो तूने दी नहीं, तो फिर जन्मदिन किस खुशी में मनाकर आई है? तेरी माँ ने मेरा घर उजाड़ दिया और तूने मेरे पति को व्हीलचेयर पर बैठा दिया। नफरत है मुझे तेरे चेहरे से, फिर भी हर रोज सुबह शाम मुझे तेरा चेहरा देखना पड़ता, तेरी कमाई की रोटी खानी पड़ती है। ये सब सुनकर मधु को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो बाहर बैठे अपने पापा के लिए खुद को संभाले चुपचाप मटर छिल रही थी। आरती फिर से बोली, जब तू मुझे माँ कहती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मुझे गाली दे रही है। तुझे अपने आप से नफरत नहीं होती कि तेरी वजह से मैं दिन रात मरती हूँ? तेरे पापा अपाहिज की जिंदगी तेरी वजह से जी रहे हैं और ये हादसा उनके साथ तेरे जन्मदिन के दिन ही हुआ था, तो तू कैसे खुश हो सकती है आज के दिन? शायद अपनी माँ की तरह ही बेशर्म है तू, क्योंकि तेरी जगह अगर कोई लड़की होती तो अब तक या तो अपनी जान दे चुकी होती या फिर मुंह छिपाकर कहीं चली गई होती, पर नहीं, तू शायद हमें तकलीफ देने के लिए ही इस दुनिया में आई है।
हमें इतनी तकलीफ देने के बाद भी बेशों की तरह अपनी उस रईसजादी सहेली के साथ अपना जन्मदिन मनाकर घर चली आई। मधु बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी मटर छीलने लगी। आरती का कहा एक एक शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था, पर वो बिना कुछ कहे मटर छिले जा रही थी। ये देखकर आरती का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मधु की कलाई पकड़कर गुस्से में कहा, चली क्यों नहीं जाती है तू इस घर से हमेशा के लिए, ताकि मैं अपनी बची हुई जिंदगी तो कम से कम सुकून से जी सकूं। मोहन बाहर के कमरे में बैठे सब कुछ सुन रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आरती ने गुस्से में मधु से कहा, कहीं नहीं जाएगी तू, है ना? मुझे तो शायद सारी जिंदगी तुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि तेरी माँ की घिनौनी करतूत की वजह से तेरी शादी तो होने से रही। तेरी वजह से मुझे अपने एकलौते बेटे को खुद से दूर करना पड़ा, ताकि उस पर कोई गलत असर न पड़े और वो अपनी पढ़ाई सुकून से पूरी कर सके, पर शायद अब तू उसे भी सुकून से जीने नहीं देगी। अगर उसकी फीस टाइम पर नहीं भरी गई तो हो सकता है कि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाए, फिर शायद तुझे चैन मिलेगा। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मधु ने इतना कहकर आरती की ओर देखा, पर उसे गुस्से में देखकर मधु घबरा गई और तुरंत बोली, आई एम सॉरी आंटी, आप चिंता मत करिए। मैं कल ही अबीर की फीस भर दूंगी और पापा का चेकअप भी कल ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे कल सैलरी मिल जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, ये सब मीरा ने दिया है, मैंने नहीं खरीदा कुछ। आरती ने गुस्से में कहा, खाना जल्दी बना, तेरे पापा को दवाई भी लेनी है। मधु ने सिर हिला दिया तो आरती गुस्से में किचन से चली गई। अब तो खुश होगी तुम, दिल को बहुत सुकून भी मिल गया होगा। मेरी बच्ची को उसके ही जन्मदिन पर इतना कुछ सुनाकर, है न? मोहन ने किचन से बाहर आई आरती से गुस्से में पूछा। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मोहन की आवाज़ सुनकर मधु परेशान हो गई, पर उसने खुद को संभाला और खाने की तैयारी करने लगी। इधर करण तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए डिनर टेबल की ओर बढ़ा। उसने टेबल के पास रखी कुर्सी खींची और बैठते हुए बोला, पाटिल, मुझे और दादी माँ को खाना सर्व करो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी छोटे साहब, इतना कहकर पाटिल, करण और सुधा को खाना सर्व करने लगा। सुधा ने पाटिल की ओर देखकर कहा, तुम रहने दो, करण को खाना हम सर्व कर देंगे, तुम जाओ। इतना सुनते ही पाटिल चला गया। सुधा ने खाना सर्व करते हुए करण से पूछा, करण, आपके चाचू से कोई बात हुई क्या? वो आपकी सगाई से पहले आ तो जाएंगे न? सगाई का नाम सुनते ही करण के हाथ रुक गए और वो उदास हो गया। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उसने खुद को संभाला और अपनी आंखें खोलकर बोला, अतुल चाचू से मेरी कोई बात नहीं हुई दादी माँ, पर हाँ, चाची का फोन आया था। सबकी नेक्स्ट वीक की टिकट्स कंफर्म हो चुकी है, वो सब आ रहे हैं। ये सुनकर सुधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने खाना खाते हुए फिर से कहा, चलो अच्छा है, तुम्हारी सगाई में हमारा पूरा परिवार शामिल होगा। वैसे थोड़ी देर पहले बलदेव से बात हुई थी, उसने बताया कि चेतन भी सबके साथ इंदौर आ गया है। रोहित भी आ गया? करण ने तुरंत पूछा। हाँ, सुधा कुछ कहती उसके पहले ही रोहित ने आकर कहा। रोहित की आवाज़ सुनते ही करण ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। रोहित को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो अपना खाना छोड़कर उसकी ओर बढ़ा। उसने रोहित को गले लगाकर कहा, कैसा है तू? रोहित ने करण की ओर देखकर पूछा, तुझे कैसा लग रहा हूँ? हमेशा की तरफ कूल, चला डिनर करते हैं। करण ने इतना कहा और रोहित के साथ फिर से अपनी चेयर पर बैठ गया। रोहित ने बैठते ही पूछा, दादी माँ, घर के बाकी लोग नजर नहीं आ रहे हैं? सुधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, करण के नानाजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए बलदेव और शालिनी सुबह की फ्लाइट से भोपाल गए हैं। अतुल और पूजा ऑस्ट्रेलिया में है। इतना कहकर शोभा रोहित को खाना सर्व करने लगी।
रोहित ने एक निवाला खाते हुए पूछा। आरव और अन्वेषा सगाई में आ रहे हैं न? आरव आ रहा है, पर अन्वेषा की एग्जाम है इसलिए वो सीधे शादी में आएगी, सुधा ने खाना खाते हुए जवाब दिया। ओह, इतना कहकर रोहित खाना खाने लगा। सुधा और करण भी चुपचाप खाना खा रहे थे। रोहित की नज़र करण के उखड़े हुए चेहरे पर पड़ी और उसने करने से पूछा, तू इतने सड़े हुए मूड में क्यों है? ये सुनकर सुधा ने हंसते हुए कहा, वो क्या है न बेटा जो करण खुराना हमेशा लोगों को सुनाते थे। आज उन्हें एक लड़की ने शायद ऐसा जवाब दिया है कि इनकी बोलती बंद कर दी है। ये सुनते ही करण गुस्से में सुधा को घूरने लगा और रोहित आंखें फाड़े करण को देखने लगा। एक लड़की ने करण खुराना की बोलती बंद कर दी? रोहित ने हैरानी से करण की ओर देखकर पूछा। करण ने सुधा को ने घूरते हुए कहा, दादी माँ आप बिना पूरी बात जाने कुछ भी बोल रही है। आपको पता भी है कि हुआ क्या है? सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ है ये तो हम नहीं जानते, पर हम इतना तो समझ ही गए हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आप इस तरह गुस्से में तमतमाए हुए पर कभी नहीं आते। बिल्कुल सही कहा आपने दादी माँ, जैसे मैं उस लड़की से जरूर मिलना चाहूँगा जिसने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के चेहरे के रंग उड़ा दिए हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा। करण ने गुस्से में कहा, शट अप रोहित, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप खाना खा। सुधा और रोहित एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। इधर मधु अपने कमरे की खिड़की से टिककर खड़ी थी। बाहर गली के बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे। मधु देख तो बच्चों को रही थी, पर उसके कानों में आरती के कहे शब्द गूंज रहे थे। तभी वहां मोहन अपनी व्हीलचेयर से आ गए। मधु। मोहन के मुंह से अपना नाम सुनकर मधु ने तुरंत पलटकर देखा तो उसके सामने उसके पापा व्हीलचेयर पर बैठे थे। उन्हें देखते ही मधु ने अपने कदम उनकी ओर बढ़ाए और उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर बोली, अगर कोई काम था तो मुझे आवाज लगा देते पापा। मोहन ने मधु के सिर पर हाथ फेरकर पूछा, क्या मैं अपनी बेटी से बिना काम के बात नहीं कर सकता? मधु उनके इस सवाल पर मुस्कुरा दी और उसने अपना सिर अपने पापा के पैरों पर रख दिया। मोहन ने उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, आज मेरी वजह से तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। अगर तेरी नानी यो अचानक से इस दुनिया से नहीं जाती तो मैं तुझे इस घर में कभी नहीं लाता, पर उनके जाने के बाद मैं अपनी बच्ची को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। मैं ये तो जानता था कि आरती तुझे कभी नहीं अपनाएगी, पर फिर भी दिल में आस थी कि 8 साल की एक मासूम सी बच्ची का प्यारा सा चेहरा देखकर शायद तुझे अपना लेगी, पर उस एक्सीडेंट ने आरती के दिल में तेरे लिए नफरत इतनी बढ़ा दी कि मैं तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना बेटा। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा प्लीज आप सॉरी मत कहिए। मुझे न आपसे कोई शिकायत है और न ही माँ से। मुझे माँ की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बस तकलीफ इस बात की होती है कि मैं उनका दर्द कम नहीं कर पा रही हूँ, और फिर आज गलती तो मुझसे ही हुई है। मेरी नौकरी के अलावा हमारे पास कोई सहारा भी तो नहीं है, इसलिए माँ को मुझसे ही तो उम्मीद होगी न। पर आप चिंता मत करिए, कल सब ठीक हो जाएगा और माँ की नाराजगी अपने आप कम हो जाएगी। ये सुनकर मोहन की आंख भर आई। उन्होंने बहुत प्यार से मधु के माथे को चूम कर कहा, आरती चाहे जो सोचे, पर मेरा दिल कहता है कि मेरी बच्ची की किस्मत में एक राजकुमार लिखा है। एक ऐसा राजकुमार जो तुझे दुनिया भर की खुशियां देगा, तेरी हर ख्वाहिश बिना तेरे कहे ही पूरी कर देगा, तुझे इतना प्यार करेगा कि तू अपनी सारी तकलीफ भूल जाएगी और फिर शायद मैं सुकून से मर सकूंगा। अगर किसी राजकुमार के आने से आप मुझे छोड़कर जाने का सोच रहे हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा राजकुमार। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, मधु ने नाराज होते हुए कहा। मोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और मधु को देते हुए कहा, इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा सूट खरीद लेना, अपने पापा की तरफ से बर्थडे गिफ्ट। मधु ने रुपए ले लिए और हैरानी से पूछा, पर पापा आपके पास इतने रुपए आए कहाँ से?
मोहन ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरकर कहा, ये रुपए तेरे ही है बेटा, तू जो हर महीने मुझे खर्च करने के लिए देती है उसी में से बचा कर रखे थे। ये सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू पापा, मैं कल ही इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा सूट खरीद लूंगी। अच्छा अब ये बताए कि आपने अपनी दवाई ली? हाँ ले ली। वो क्या है न, मुझे जल्दी से ठीक होना है ताकि मैं जल्दी से ठीक होकर फिर से काम करने लगूं और फिर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकूं। मोहन ने कहा। गुई मधु खड़े होकर बोली, अब चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। इतना कहकर मधु ने व्हीलचेयर पकड़ी और अपने पापा को लेकर उनके कमरे में आई। उसने अपने पापा को सहारा दिया और बेड पर बैठाकर कहा, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर मधु कमरे से बाहर जाने ही लगी कि तभी वहां आरती दूध का गिलास लेकर आ गई। उसे देखकर मधु ने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप वहां से चली गई। मोहन आरती को देखते ही बिना कुछ कहे सो गए। आरती ने दूध का ग्लास टेबल पर रखकर कहा, मेरा गुस्सा मुझ पर ही उतारिए, पर इसे पी लीजिए। मोहन ने अपनी आंखें नहीं खोली तो भारती गुस्से में वहां से चली गई। उसके पुराते ही मोहन ने दूध का ग्लास उठाकर खुद से कहा, पीना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए जल्दी ठीक होना है। मधु अपने घर के लिविंग रूम में बैठी बार बार घर के दरवाजे की ओर देख रही थी। कुछ देर बाद मीरा के नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मधु उठकर दरवाजे की ओर दौड़ी और उसने दरवाजा खोला। सामने मीरा का नौकर रतन खड़ा था। मधु को देखते ही रतन ने कहा, मधु दीदी, ये मीरा दीदी ने आपके लिए भेजे हैं। थैंक यू रतन। मधु के इतना कहते ही रतन वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु ने घर का दरवाजा फिर से बंद किया और नोट्स देखते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने नोट्स बेड पर रखे और जल्दी से अपनी बुक्स उठाकर पढ़ाई करने लगी। तभी आरती कमरे में आई। उसके हाथ में कॉफी मग था। उसे देखकर मधु ने फिर से नजर झुका ली। आरती ने बिना कुछ कहे कॉफी मग टेबल पर रखा और बोली, जल्दी सो जाना, कहीं तेरी पढ़ाई की वजह से कल तू लेट उठी तो काम के लिए देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तेरी नौकरी चली जाए। इतना कहकर आरती गुस्से में चली गई। उसके जाते ही मधु ने कॉफी का कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू माँ। मैं जानती हूँ कि मैं आराम से पढ़ सकूं और मुझे जल्दी नींद न आए, इसलिए आप मेरे लिए कॉफी लेकर आई थी। थैंक यू। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं।